गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, सो लास्ट टाइम अपना कितना हो गया था एसएचएम में? लास्ट टाइम से कुछ भी डाउट है किसी को तो प्लीज क्लैरिफाई कर लो पहले, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे। सर हाँ बताओ। सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस थे ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 1। हाँ एक सेकेंड, ये सारे क्वेश्चंस तो हो गए थे ना अपने क्लास में ही कर लिए थे अपन ये सारे क्वेश्चंस। इनमें से कोई डाउट नहीं है ना? सर मुझे ये क्वेश्चन में डाउट है। सर ये वाला क्वेश्चन में डाउट। ये वाला अच्छा देखो इसमें क्या दिया है। टू बॉडीज आर एग्जीक्यूटिंग एसएचएम सच दैट देयर एम्पलीट्यूड इज ए एंड टाइम पीरियड इज टी। व्हेन वन ऑफ द ब्लॉक्स is at the extreme right and another block is at plus a by 2 moving towards left. Find the time after which both the blocks will have the same position from the equilibrium position. So देखो ये जो सिचुएशन है इसका भी अपन फेजर डायग्राम बना लेते हैं, इसको प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों का सर्कल अपन सेम ही बना सकते हैं, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है तो दोनों का सेम रेडियस का सर्कल बनेगा। दोनों का टाइम पीरियड भी सेम है, मतलब दोनों का ओमेगा सेम होगा। तो वाई एक्सिस पे एसएचएम हो रहा होगा प्लस एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन और माइनस एम्पलीट्यूड। When one of the blocks is at extreme right. Extreme right मतलब प्लस एम्पलीट्यूड या माइनस एम्पलीट्यूड? प्लस एम्पलीट्यूड। तो एक ब्लॉक को सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे रख दो, ब्लॉक 1 नाम दे दो इसको। अनदर ब्लॉक इज एट a by 2 मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट। a by 2 मतलब यहाँ पे होगा एंड मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट मतलब कौन सी डायरेक्शन में? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा। तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा वो भी 1 पे ही होगा एंड 2 के करस्पॉन्डिंग जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। लेफ्ट में। तो ये 2 के करस्पॉन्डिंग पार्टिकल 2 सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये सिचुएशन है ना? अभी पूछा है व्हाट इज द टाइम आफ्टर विच बोथ द ब्लॉक्स विल हैव द सेम पोजीशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। दोनों ब्लॉक्स का सेम पोजीशन होना मतलब सर्कल पे जो पार्टिकल्स है उनको कोइंसाइड करवाना है या वाई एक्सिस पे जो पार्टिकल्स है उनको कोइंसाइड करवाना है? वाई एक्सिस। क्योंकि एसएचएम तो वाई एक्सिस पे हो रहा है। तो वाई एक्सिस पे देखो सिचुएशन क्या होगी, जो पार्टिकल 1 है वो नीचे जाने वाला है और पार्टिकल 2 भी नीचे जाने वाला है। तो पार्टिकल 2 का जो पाथ होगा वो ऐसा होगा, वो पहले नीचे जाएगा और नीचे जाके वो यहाँ पे यू टर्न मारेगा। ये पार्टिकल 2 का पाथ होगा एंड पार्टिकल 1 सिर्फ नीचे ही जा रहा होगा, राइट? पार्टिकल 1 इस पाथ को फॉलो कर रहा है। तो तुम सब देख पा रहे हो पार्टिकल 1 के नीचे जाने वाले जर्नी में और पार्टिकल 2 के ऊपर वाले जर्नी में यहाँ पे कहीं तो दोनों मिलेंगे। ये पोजीशन पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो ये चीज? यस सर। पार्टिकल 1 का पाथ नीचे, पार्टिकल 2 नीचे जाके वापस यू टर्न मारेगा, तब जाके दोनों बीच में कहीं तो यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे 1 का जो नया पोजीशन है उसको मैं 1 डैश मार्क कर देता हूँ सेम रेड कलर से, और 2 का जो नया पोजीशन है उसको मैं 2 डैश मार्क कर देता हूँ। अच्छा, अभी इसके करस्पॉन्डिंग सर्कल पे जो होंगे, पार्टिकल 1 कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है? इस पोजीशन पे नीचे की तरफ ही ट्रेवल कर रहा है। तो पार्टिकल 1 डैश के करस्पॉन्डिंग सर्कल पे कहाँ पे होगा? लेफ्ट राइट? लेफ्ट। 1 डैश जो है वो लेफ्ट में होगा एंड व्हाट अबाउट 2 डैश? 2 डैश ऊपर right. ट्रेवल कर रहा है, तो 2 डैश ऊपर मतलब राइट की तरफ होगा, है ना? ये मैपिंग में कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही ना किसी को भी? कुछ भी कंफ्यूजन है बताओ? नो सर। तो ये सिचुएशन है ना? तो सर्कल पे पार्टिकल 1 का जो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल होगा, सर्कल पे वो ये जर्नी ट्रेवल कर रहा है एंड पार्टिकल 2 वाला जो सर्कुलर मोशन होगा वो ये वाला जर्नी ट्रेवल कर रहा होगा, राइट? और हमें टाइम निकालना है कितने टाइम में ये इतना जर्नी ट्रेवल कर रहा है। दोनों टाइम सेम होंगे या अलग होंगे? पिंक वाला और ब्लू वाला पाथ ट्रेवल करने के लिए दोनों पार्टिकल्स को सेम टाइम लग रहा है कि अलग टाइम लग रहा है? सर सेम टाइम। सेम टाइम। शुरुआत साथ में की और मिड भी साथ में रहे तो सेम टाइम ही लग रहा होगा। तो अभी ये टाइम निकालने के लिए हमें ज्योमेट्री के साथ खेलना होगा। वी विल नीड टू फाइंड सम एंगल्स। कैसे करेंगे देखो, हमें पोजीशन दिया हुआ है
नहीं, पोजीशन नहीं दिया हुआ है, कहाँ पे मिल रहे वो नहीं दिया हुआ है, बट ये a/2 पता है। दैट मीन्स ये वाला एंगल निकाल सकते हैं अपन, Pi/6. Yes, sir. ये π/6 होगा। और ये एंगल अननोन है, तो ये एंगल को ऐसे ही नाम दे देते होंगे, तो ये दोनों एंगल सेम ही ना, दोनों को मैं फाई और फाई मान सकता हूँ। Yes, sir. ऐसा नहीं? एक सेकेंड, इसको भी कलर कर देते। फाइनल रेडियस वेक्टर्स जो है वो उसको मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, दिस आर द फाइनल रेडियस वेक्टर्स। और इनिशियल रेडियस वेक्टर जो है उसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ। पार्टिकल 2 और पार्टिकल 1, ये इनिशियल रेडियस वेक्टर्स है। इन रेडियस वेक्टर्स के बीच में एंगल सेम होना चाहिए कि अलग होना चाहिए? क्या इनके बीच का एंगल चेंज होगा जैसे जैसे पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं? No, sir. No, sir. ये एंगल पहले भी सेम होगा और बाद में भी सेम होगा। पहले कितना दिखाई दे रहा है ये एंगल? Pi/3. Pi/3. π/3। और बाद में जाके कितना हो रहा है? 2 फाई। बाद में जाके 2 फाई हो रहा है, राइट? Yes, Yes, sir. sir. दैट मीन्स π/3 शुड बी इक्वल टू 2 फाई, मतलब फाई की वैल्यू π/6 होगी। और एक बार मुझे फाई मिल गया π/6, तो अभी किसी भी एक पार्टिकल को देख लो, 1 को या फिर 2 को, और देखो कि वो कितना एंगल ट्रेवल कर रहे हैं। किसको देखना चाहते हो? 1 को देख लेते। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 सबसे पहले तो यहां से यहां तक 90 ट्रेवल कर रहा है, और यहां से यहां तक 90 - 5 करेगा, मतलब π/3 करेगा। Yes, sir. तो टोटल एंगल ट्रेवल्ड बाय 1 इज π/2 प्लस π/3। इसको φ1 नाम दे देते। अच्छा, अगर तुमने 2 का कैलकुलेट किया होता तो भी सेम आता कि अलग आता? Same आता Same sir. आता टोटल sir. एंगल सेम ही आता। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. और ये जो टोटल एंगल है इसको मैं किससे इक्वेट कर सकता हूँ? ओमेगा टाइम्स टी से, और यही टी मेरा रिक्वायर्ड टाइम है ना, कितने टाइम के बाद ये सिचुएशन अचीव हो रही। तो इसको सॉल्व कर लो। π/2 प्लस π/3 कितना होगा? 5 π/6, 5/6. एंड ओमेगा इज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो स्मॉल टी इज कमिंग आउट टू बी 5 टाइम्स कैपिटल टी अपॉन 12। समझ में आया ये सबको अभी? Yes, sir. Yes. देखो, ये सवाल अगर तुम पहले अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहे तो इट्स ओके, क्योंकि इसका डिफिकल्टी लेवल क्वाइट हाई है, तो एटलीस्ट अभी समझ लो, ठीक है? ये तरीका जो अपन अप्लाई कर रहे हैं ये समझना जरूरी है। अभी मुझे बताओ इसलिए बेसिक पिछला वाला क्वेश्चन भी, क्या बोल रहे हो? उसके पहला वाला क्वेश्चन भी डाउट है सर। इसमें भी डाउट है? ये तुमने रिकॉर्डिंग रिफर किया था मैंने जो भेजा था वो? यस सर। अच्छा, फिर भी नहीं समझ में आया? देखो, इसमें वेलोसिटीज के बारे में कमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे देख, डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या लिखते हैं जनरली? a sin ओमेगा t प्लस फाई, है ना? तो इसको डिफरेंशिएट करने पर वेलोसिटी a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई आ जाएगा। यहाँ पे ओमेगा t प्लस फाई जो एंगल है वो इसी थीटा के इक्वल होगा ना, इसी टोटल एंगल को अपन ओमेगा t प्लस फाई बोलते हैं, राइट? यस सर। तो फर्स्ट सिचुएशन में जब तू दोनों पार्टिकल्स का मैपिंग करेगा तो दोनों पार्टिकल्स यहाँ पे और यहाँ पे होंगे, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, बट ऑन द ऑपोजिट साइड्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बट मीन पोजीशन के ऑपोजिट साइड्स पे, है ना? तो ये वाले एंगल को अगर मैं थीटा मान लूं तो फर्स्ट केस में पार्टिकल्स के जो वेलोसिटीज होंगे वो a ओमेगा cos थीटा होंगे, जिसको 1.2 के इक्वल दिया हुआ है। ये 1.2 दिया हुआ है ना? यस सर। when the particles are having same displacements but on the opposite side और velocity same direction में। और दूसरा सिचुएशन जो है वो ये, they are at the same displacements but velocities are in the opposite directions। तो ये वाले सिचुएशन को यहाँ पे मैप किया हुआ है ना? और इस केस में भी दोनों के बीच का एंगल सेम रहेगा, 2 थीटा जो पहले था। तो ये वाले एंगल को मैं π/2 माइनस थीटा मान सकता हूँ। सेकेंड केस में ये π/2 माइनस थीटा ओमेगा t प्लस फाई का काम कर रहा है, राइट? तो इस केस में वेलोसिटी जो होगा वो a ओमेगा cos ऑफ π/2 माइनस थीटा, मतलब साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, विच इज 1.6। समझा अभी? तो सर वो एंगल नहीं समझा। देख, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल 2 थीटा इधर भी सेम रहने वाला है ना? यस सर।
तो मतलब ये दोनों एंगल्स थीटा ही होंगे, और ये वाले एंगल्स अगर थीटा है तो ये एंगल π/2 माइनस थीटा होगा ना। यस सर। और इसी को तो अपन टोटल फेज एंगल बोलते, जो साइन और कॉस के अंदर आता है डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटीज के कैलकुलेशन से, राइट? समझा अभी? और सर ये v इज टू a ओमेगा कैसे है? इसको डिफरेंशिएट किया ना अपन ने वेलोसिटी निकालने के लिए। ये जो डिस्प्लेसमेंट था इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, dx/dt करेंगे तब तो वेलोसिटी सर मिलेगा। नीचे वाला है। तो मैं वही बता रहा हूँ, नीचे वाला यहीं से आया। ये फॉर्मूला देख इधर, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, इसी फॉर्मूला को हमने नीचे वाले में यूज किया। तो वेलोसिटी a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव के बजाय मैंने cos ऑफ π/2 माइनस थीटा लिख दिया। तो ये साइन थीटा बन जाएगा ना, a ओमेगा तो रहेगा ही इधर इस इक्वेशन से। सिद्धार्थ और समझ सर में वो आया अभी? ब्लू एंगल क्यों लिया? टोटल फेज एंगल उसी को डिफाइन करते हैं ना अपन। अपन ने जो डेरिवेशन देखा था उसमें इसी एंगल का अपन रेफरेंस लेते हैं ना हमेशा, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये टोटल फेज एंगल है, और यही टोटल फेज एंगल साइन और कॉस के अंदर आता है ना। बताओ क्या डिफिकल्टी आ रही है तुम्हें? ओके सर। समझ में आया अभी? देखो अभी ये नया चीज है इसलिए शायद तुम्हें इतना अच्छे से अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे। ये फॉर्मूलेज वगैरह एक बार वापस रिवाइज कर लो। वेलोसिटीज a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। याद करो कि मैंने फाइव को इनिशियल फेज एंगल माना था, याद आ रहा है? स्टार्टिंग में, शुरुआत में जब वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, और किसी भी टाइम t के बाद उसने ओमेगा t और ट्रेवल कर ली, ये फाइनल पोजीशन। तो ये टोटल जो एंगल होगा ये ओमेगा t प्लस फाइव आ रहा है ना। मेरा जो जनरल इक्वेशन है उसमें साइन ऑफ जो एंगल आ रहा है वो यही तो एंगल होगा, इसलिए मैं बार बार ये वाला एंगल ले रहा हूँ। इधर भी मैंने ये वाला एंगल लिया और इधर भी मैंने ये वाला एंगल लिया। इस केस में ये एंगल थीटा आ रहा था और इस केस में ये एंगल π/2 माइनस थीटा आ रहा है। ओके, ओके सर। अभी मुझे बताओ होमवर्क क्वेश्चंस में क्या डाउट्स है? जो पहला मैंने होमवर्क क्वेश्चन भेजा था वो तो आसान था ना, ये तो सबसे हो गया होगा। सर क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट। ऑसिलेटरी मोशन इज नेसेसरीली पीरियोडिक, और पीरियोडिक मोशन इज नेसेसरीली ऑसिलेटरी। पीरियोडिक मोशन तो नॉन ऑसिलेटरी भी हो सकता है ना, जैसे सर्कुलर मोशन। ऑप्शन 2 तो गलत होगा। और सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नेसेसरीली पीरियोडिक, ये ट्रू होगा। अच्छा, ट्रू और फॉल्स करना है ना, तो ऑसिलेटरी मोशन इज नेसेसरीली पीरियोडिक, ये फॉल्स है ना, नॉट नेसेसरी। और ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नेसेसरीली ऑसिलेटरी, ये भी ट्रू है। सिंपल हार्मोनिक होने के लिए ऑसिलेटरी और पीरियोडिक दोनों होना कंपलसरी। और सर दो ऊपर के फॉल्स कैसे है, फर्स्ट और सेकंड? डेफिनेशन से ही अपन बोल रहे हैं ना यार इसको। ऑसिलेटरी मोशन मतलब खाली टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, पीरियोडिक हो ये कंपलसरी नहीं। और पीरियोडिक मोशन भी ऑसिलेटरी होना कंपलसरी नहीं है ना, अपन ने एग्जांपल्स देखे थे उसके। सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी, है ना। यस। होमवर्क सेट 2 में बताओ क्या डाउट्स है, इनमें से कोई सर डाउट है? सेट 1 में, सर सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 3 भी डाउट है। कौन से 3 के कौन से पार्ट में? सर दोनों दोनों सेम है। Time period of SHM can be the time between two consecutive appearance at the mean position. अच्छा मुझे बताओ टाइम पीरियड कैसे मेजर करते हैं? अगर मान लो पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो जब वो वापस मीन पोजीशन पे आया, क्या इसको अपन टाइम पीरियड बोलते हैं? नो सर। क्या टू कॉन्जिक्यूटिव अपीयरेंस एट मीन पोजीशन को टाइम पीरियड बोल सकते हैं अपन? वो तो टाइम पीरियड का हाफ होगा ना। तो ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो फॉल्स होगा। टाइम पीरियड ऑफ द SHM
can be the time period between two consecutive appearances at the extreme position. अगर मैं extreme position की बात करूं, पार्टिकल अगर यहां से स्टार्ट कर रहा है तो यहां से यहां गया और जब वो वापस एक्सट्रीम पे आया तो इसको अपन टाइम पीरियड बोल सकते हैं. यहाँ पे उसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया. यस और नो? यस सर. तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है. समझा अभी? और सर अगर मीन से चालू करेगा तो फॉल्स हो जाएगा. हाँ मैंने बताया ना, मीन से चालू करेगा तो आधा ही होगा ना, टाइम पीरियड फॉल्स होगा. ये देख के समझ में नहीं आ रहा? ओके सर. और एक्सट्रीम से कर रहा है तो पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा है ना. मीन से कर रहा है और वापस मीन पे जब वो फर्स्ट टाइम पहुंच रहा है तो कितना साइकिल कंप्लीट कर पा रहा है? खाली आधा ही साइकिल कंप्लीट कर पा रहा है. तो आधे साइकिल का टाइम को अपन टाइम पीरियड नहीं बोलते ना. दोनों में फर्क समझ में आया? दोनों स्टेटमेंट्स में सबको? यस सर. और क्वेश्चन 4 में डाउट है किसी को भी? सर सेकेंड में डाउन. सेकेंड में. अच्छा, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इन 3.5 टाइम पीरियड्स. देखो 3.5 टाइम पीरियड्स मतलब क्या होगा? माइनस एम्पलीट्यूड प्लस एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन. एक टाइम पीरियड पे वो कहां तक पहुंचेगा? पार्टिकल स्टार्ट कहां से कर रहा है? पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन, है ना. तो मुझे बताओ एक टाइम पीरियड के बाद वो कितना वापस कहां पे आ जाएगा? अगर वो यहाँ पे मीन स्टार्ट कर रहा है पोजीशन. तो वापस यहीं पे आ जाएगा. तो 3 टाइम पीरियड्स के बाद भी वो यहीं पे आ जाएगा ना. यस सर. और उसके बाद और आधा टाइम पीरियड, तो और आधे टाइम पीरियड पे वो कितना ट्रेवल कर रहा होगा? यहीं पे आ गया होगा मगर लेफ्ट में जा रहा होगा. तो मुझे बताओ 3.5 टाइम पीरियड्स में 3.5 टाइम पीरियड्स में व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? 3.5 टी टाइम में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0. यस सर. तो एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है. एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा. व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम? टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. मुझे बताओ एक टाइम पीरियड में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है पार्टिकल? सर 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड्स. 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड्स करता है ना. यस सर. यस. तो 3.5 टाइम पीरियड्स में वो 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड इंटू 3.5 करेगा. एक्चुअली इसको ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि 3.5 के बजाय अगर 3.2 होता तो मैं ये नहीं कर पाता. ऐसे सोचो कि 3 टाइम पीरियड्स में तो वो 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड इंटू 3 ट्रेवल करेगा, प्लस आधे टाइम पीरियड में वो 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड और ट्रेवल कर लेगा प्लस 2. एंड टोटल टाइम कितना लगा? 3.5. तो ये एवरेज स्पीड आ जाएगा. इससे कितना आ रहा है? 12 प्लस 2 14. 14. 14 अपॉन 3.5 तो 4a 3.5 टी होना चाहिए, सॉरी. तो 4a बाई टी आ रहा है एवरेज स्पीड. देखो समझ में आया ये? यस सर. ऑलराइट. सेट 1 से और कुछ डिफिकल्टी है किसी को भी तो पूछ लो. क्वेश्चन 4 आ गया ना सबको? ओके चलो सेट 2 के डाउट्स पूछ लो अभी. हाँ बताओ इसमें क्या डाउट्स है? इन चारों क्वेश्चंस में कोई भी डाउट नहीं है? सबने अटेम्प्ट किया है ना? हाँ सर. ओके चलो. सर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 ओके. देखो इसमें क्या पूछा है. पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैज टाइम पीरियड ऑफ 8 सेकंड्स if the velocity after 1 second is found to be 2√2 centimeters per second. Find the amplitude. अच्छा देखो यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन मिसिंग है. बता सकते हो क्या इंफॉर्मेशन मिसिंग है? स्टार्ट कहां से कर रहे हैं वो नहीं दिया है ना. जिसने सॉल्व किया इस सवाल को तुमने कहां से मानते हुए सॉल्व किया? सर मीन पोजीशन. ठीक है चलेगा. दिया नहीं है तो मान लो. वैसे उनको देना चाहिए था क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन. मान लो ये सवाल में दिया हुआ है. तो अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है एंड मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव एम्पलीट्यूड
तो मुझे बताओ इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा, इनिशियल फेज एंगल क्या होगा, 0। तो इसको मैं a sin ओमेगा t लिख सकता हूँ सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को। तो वेलोसिटी विल बी a ओमेगा cos ओमेगा t, डिफरेंशिएट कर दो। और हमसे कहा गया है कि जब टाइम 1 सेकेंड्स होगा उस समय वेलोसिटी कितनी होगी, 2√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, तो ओमेगा कितना होगा, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, 2 पाई अपॉन 8, दैट मीन्स ओमेगा इज π/4। तो ये सारे वैल्यूज इक्वेशन में डाल दो। वेलोसिटी को 2√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख दो। एम्पलीट्यूड अननोन है, वो हमें फाइंड करना है। ओमेगा π/4, ओमेगा वापस π/4 एंड टाइम इज 1। तो कॉज ऑफ π/4 1/√2 हो जाएगा। ये √2 यहाँ से कैंसिल करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स πa/4 कितना आ रहा है, 2√2 इंटू √2, 4 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड 16/π सेंटीमीटर्स हो जाएगा। समझा सबको ये? Yes, sir. हाँ सर। और कोई डाउट है इस सेट में? सर हाँ बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 3 में वो मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या लेना है? देख, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है ये याद है? देखो, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये वाला इक्वेशन एसएचएम का बेसिक इक्वेशन है ना ये। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, जब x की वैल्यू कैसी हो, x भी मैक्सिमम होना चाहिए। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन विल बी एट x इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड। x की मैक्सिमम वैल्यू तो एम्पलीट्यूड होती है ना। यस सर। तो a मैक्स को तुम लोग ओमेगा स्क्वायर a लिख सकते हो। नेगेटिव साइन क्या इंप्लाई करता है, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन या अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, करेक्ट, इट विल बी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ओके, और बताओ और क्या डाउट है? बाकी सब सॉल्व हो रहे हैं ना? सेट 3, ये दोनों क्वेश्चंस हो गए सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन तो अपन ने क्लास में ही किया था। इनमें से कोई डाउट? सेट 4, ओके चलो फिर नया थियरी स्टार्ट करें आज। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम। देखो, एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट का अपन ने जो जनरल इक्वेशन देखा था वो ये था, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5। तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5 आ जाएगा। और इसको मैनिपुलेट करके, टर्म्स को रीअरेंज करके अपन वेलोसिटी को इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये भी अपन ही देखा था ना डेरिवेशन के टाइम, यस सर। वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो मैं जो भी कलर से मार्किंग कर रहा हूँ वो सारे इक्वेशंस तुम्हें याद रखने, उसको मेमोराइज करना। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस a वेलोसिटी इज 0, एंड एट मीन पोजीशन x इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी इज मैक्सिमम, और वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा होगी, राइट, क्योंकि cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती। एंड फाइनली एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। तो ये माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस 5 आ जाएगा, या फिर इसको सिंपली माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स x लिख सकते। और एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ओमेगा स्क्वायर a, जो अभी अभी हमने देखा था, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर a, डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, और किसी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स और एक्सेलरेशन कितना होगा, हमेशा 0। ओके, तो मैंने जो भी कलर से मार्किंग किया हुआ है खाली उतने पॉइंट्स फटाफट नोट डाउन कर लो, इसी को अपन एग्जांपल्स में अप्लाई करेंगे।
लिख के हो गया ये? ऑलराइट, चलो अभी इसके ग्राफ्स देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा? अगर अपन इनिशियल फेज एंगल को 0 अज्यूम करें तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा और ये साइनोसॉइडल ग्राफ आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। वेलोसिटी वर्सेस टाइम क्या होगा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो वी टी ग्राफ ऐसा हो जाएगा, कोसाइन ग्राफ। एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, तो साइन का नेगेटिव मतलब ग्राफ भी उल्टा हो जाएगा साइन के कंपैरिजन में, ऐसा है ना। और इन सब के मैक्सिमम वैल्यूज भी ऑब्जर्व करना, एक्सेलरेशन पे ए ओमेगा स्क्वायर और माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, वेलोसिटी पे ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा, एंड डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू ए, एम्पलीट्यूड। और देखो यहाँ पे नोट में क्या दिया हुआ है, as it is clear from the above that in SHM the displacement is from the equilibrium position. Velocity and acceleration all vary sinusoidally, but they are not in phase. From the graphs, it is clear that velocity is ahead of displacement by a phase of pi by 2 and acceleration is ahead of velocity by a phase of pi by 2. इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी इज अहेड मतलब देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में जो चीज पाई बाई 2 पे होने वाली, वेलोसिटी में वो चीज 0 पे ही हो रही है, ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो? Yes, मतलब वेलोसिटी का ग्राफ आगे चल रहा है ना, वो आगे की वैल्यूज जल्दी एक्वायर कर रहा है, तो अपन एक तरीके से यहाँ पे बोलते हैं इनको कंपेयर करने पर दैट वेलोसिटी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय अ फेज ऑफ पाई बाई 2। और इसको तुम इक्वेशन से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अगर ए साइन ओमेगा टी आ रहा है और वेलोसिटी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी को मैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके तुम देख पा रहे हो वेलोसिटी में प्लस पाई बाई 2 है, मतलब एक तरीके से वो पाई बाई 2 अहेड, ये अपन बोल सकते हैं इक्वेशन को देख के, अहेड बाय अ फेज ऑफ पाई बाई 2। सिमिलरली एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, अगर मुझे ये माइनस साइन को हटाना है तो मैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई कर सकता हूँ। तो इस इक्वेशन से तुम क्या देख पा रहे हो? एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो वेलोसिटी के ग्राफ से कितने फेज से आगे होगा? वेलोसिटी में प्लस पाई बाई 2 है और यहाँ पे प्लस पाई, सो कहना है से एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ वेलोसिटी बाय अ फेज ऑफ, बताओ क्या लिखूं? पाई बाई 2। और अगर डिस्प्लेसमेंट से कंपेयर करना होता तो बाय अ फेज ऑफ पाई। Pi. ओके, तो ये सारे पॉइंट्स नोट कर लो।
डन, लिख के हो गया ये? Yes. ओके, नेक्स्ट ग्राफ देखो. नेक्स्ट ग्राफ इज एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अपन ने क्या रिलेशन देखा था? a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो अगर एक्सेलरेशन को अपन y एक्सिस पे ले रहे और x को x एक्सिस पे, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा विद अ नेगेटिव स्लोप, ऐसा. और इसका स्लोप माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, राइट? इसको भी जल्दी से लिख लो. Alright, then next graph is velocity versus displacement. वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमारे पास ये इक्वेशन आया था. इस इक्वेशन में अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूं तो ये मिल जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और टर्म्स को रीअरेंज करो. यहाँ पे मैं v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ये लिख सकता हूँ. पूरे इक्वेशन को ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये 1 के इक्वल आ जाएगा. समझ में आया ये इक्वेशन कैसे आया? Yes, sir. और अगर अपन वेलोसिटी को y पे प्लॉट कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट को x पे, तो ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ रहा है y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तुमने मैथ्स में पढ़ा है इसके बारे में? ये कैसा इक्वेशन है? एलिप्स हो गया मैथ्स में? Yes, sir. Yes. करेक्ट. तो तुम फिगर आउट कर पा रहे होंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स. तो यहाँ पे अगर तुम वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाते हो, अगर मान लो ओमेगा 1 हो गया, ओमेगा 1 हो गया तो ये दोनों सेम हो जाएंगे. तो उस केस में वो स्पेशल टाइप ऑफ एलिप्स होगा. सर्कल को भी तो अपन एक स्पेशल टाइप ऑफ एलिप्स ही मानते, तो Yes. ग्राफ Yes, सर्कुलर होगा. और अगर मान लो ओमेगा 1 से ज्यादा है, ओमेगा अगर 1 से ज्यादा है तो ग्राफ ऐसे शेप का आ जाएगा. तुम लोग अपने मैथ्स के नॉलेज से ये ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे. Yes, sir. फाइनली अगर ओमेगा 1 से छोटा होगा तो ग्राफ का ये शेप होगा, ये नॉर्मल एलिप्स के जैसा आ जाएगा. सेमी मेजर एक्सिस जो है वो ए होगा और सेमी माइनर एक्सिस ए ओमेगा. ओके, तो ये शेप याद रखना. वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इन एसएचएम इज एलिप्टिकल इन शेप. ओके, इसको भी नोट कर लो.
लिख के हो गया है और टाइम चाहिए स्लाइड पे? डन सर। डन, ओके चलो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम। एनर्जी के दो टाइप्स होंगे, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं कैसे निकालेंगे। तुम लोग ने वर्क एनर्जी चैप्टर में पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से आता है, राइट? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स। और रिलेशन भी तुमने देखा होगा, डेल्टा यू इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। याद है सबको? Yes, यस sir. सर। ओके। तो यहाँ पे एसएचएम में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो मान लो किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से ऑलरेडी एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस हो चुका है। देखो इसको मैं अलग से नीचे डिराइव करके दिखा देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी, सो ये एसएचएम का लाइन मान लो, ये प्लस एम्पलीट्यूड, ये माइनस एम्पलीट्यूड, और ये मीन पोजीशन। किसी भी इंस्टेंट पे मान लो पार्टिकल ये पोजीशन पे है एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द मीन पोजीशन। पार्टिकल को पॉइंट पी नाम असाइन कर देते। तो इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा होगा वो किस तरफ होगा? टूवर्ड्स मीन पोजीशन लेफ्ट की तरफ या अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन राइट की तरफ? सर टुवर्ड्स मीन पोजीशन। फोर्स हमेशा टूवर्ड्स मीन पोजीशन होगा, ये फोर्स होगा। और पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो भी ओमेगा स्क्वायर एक्स टूवर्ड्स लेफ्ट ही होगा, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। सो कहना है पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स टूवर्ड्स लेफ्ट, है ना? ये कौन सा फोर्स होगा? ये वही कंजर्वेटिव फोर्स होगा जो पार्टिकल को वापस अपनी मीन पोजीशन पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। अभी अगर मान लो मैं पार्टिकल को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दूं टूवर्ड्स राइट, लेट्स से पार्टिकल को मैंने dx डिस्प्लेसमेंट और दे दिया, तो इस छोटे डिस्प्लेसमेंट के दौरान फोर्स ने जो वर्क किया होगा dw, दैट विल बी दिस कंजर्वेटिव फोर्स fc इनटू dx इनटू cos ऑफ 180। ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो, दोनों के बीच का एंगल 180 एंड वर्क Yes, डन इज fs cos थीटा। तो dw इज fc dx विद अ माइनस साइन, ये dw होगा। और जो भी dw होगा उसको मैं नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मान सकता हूं। लेट अस अज्यूम दैट पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू, ये मान सकते हैं अपन। और fc मतलब माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। देखो यहां तक फॉलो कर रहे हो सब लोग? Yes, sir. यस सर। यूजिंग वर्क एनर्जी नॉलेज अपन ने dw को माइनस du से रिप्लेस कर दिया। एक्चुअल में ये dw बाय कंजर्वेटिव फोर्स था, dwc, तो माइनस du, और fc को एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से रिप्लेस कर दिया और dx को एज इट इज लिख दिया। तो इस इक्वेशन को अभी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए दोनों साइड क्या करेंगे? इंटीग्रेट, Integrate. इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स। तो du का इंटीग्रेशन और RHS में एम ओमेगा स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट हमेशा क्या होना चाहिए? जो हमें पता हो, राइट? Yes, sir. तो यस जब मैं x को 0 पुट करता हूँ तो x इक्वल्स टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 80% ऑफ द टाइम 0 होगा। बट ऐसा भी पॉसिबल है कि मीन पोजीशन पे भी पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं साइड में ये एग्जांपल दे देता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा स्टार्टिंग से क्लियर हो। इसमें काफी बार मिस्टेक्स होती है। मुझे बताओ अगर कोई स्प्रिंग से ब्लॉक हैंग कर रहा है तो ये स्प्रिंग मीन पोजीशन पे नेचुरल लेंथ पे होगा या एक्सटेंडेड होगा? Extended, sir. नेचुरल लेंथ तो ये है, और ब्लॉक का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मीन पोजीशन, उस पे ये ऑलरेडी एक्सटेंडेड होगा ना Correct. बाय सम अमाउंट, सच दैट mg को, इसको xm मान लेते हैं, mg को kxm बैलेंस कर रहा होगा, तो इट्स ऑलरेडी एक्सटेंडेड। तो मुझे बताओ क्या इस एग्जांपल में एट मीन पोजीशन स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा या हाफ Yes, के sir. एक्सएम स्क्वायर होगा? हाफ के एक्सएम स्क्वायर होगा ना? तो Yes. ये Yes, कॉन्सेप्ट sir. क्लियरली समझ में आ गया कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होना कंपलसरी नहीं, इट कैन बी नॉन जीरो आल्सो। तो इसको जनरलाइज करते हुए मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट है। लेट्स अज्यूम
potential energy to be u naught at mean position. तो ये लोअर लिमिट मैंने इनपुट डाल दिया, x इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू यू नॉट, एंड अपर लिमिट में कोई भी जनरल x डाल दो तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे जनरल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा. इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, u माइनस यू नॉट इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट आ रहा है. तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी x will be equals to potential energy at mean position plus half m omega square x square. ये वाला रिजल्ट हमें मेमोराइज करना. 80% ऑफ द टाइम्स जिसमें u नॉट जीरो हो जाएगा उस केस में अपन पोटेंशियल एनर्जी को सिंपली हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर लिख सकते हैं. लेकिन अगर मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है तो उसको भी हमें ऐड करना होगा. ये समझ में आया सबको? हाँ सर. लिख लो इसको, ये डेरिवेशन लिख लो अच्छे से. Done, sir. ओके, कुछ डाउट है किसी को इसमें? सबका लिख के हो गया? दिस वाज अबाउट पोटेंशियल एनर्जी. तो देखो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे सबसे मिनिमम होगा. पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट द मीन पोजीशन, दैट इज x इक्वल्स टू 0. और यहाँ पे u को 0 नहीं लिखेंगे अपन, ऐसे यहाँ पे मैं नोट डाल देता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो 0 होगा, मगर कभी कभी नॉन जीरो भी हो सकता है. और अगर नॉन जीरो हुआ तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, मीन पोजीशन x नॉट पे पोटेंशियल एनर्जी की नॉन जीरो मिनिमम वैल्यू अचीव हो जाएगी. और अगर वो 0 हुआ तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x. ये ग्राफ्स को भी ड्रॉ कर लो. और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो एम्पलीट्यूड पे होगी, हाफ k a स्क्वायर इफ u नॉट इज 0. ये 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड कर दो अपने नोट्स में.
ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी लिख चुके हो। ओके, हो गया लिख के? Yes, sir. नाउ लेट अस सी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें वेलोसिटी पता होना चाहिए, और वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स, उसका अपन ने ये वाला इक्वेशन देखा था। तो काइनेटिक एनर्जी सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा? एट एक्स इक्वल्स टू 0, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू हाफ के स्क्वायर आ जाएगी। यहाँ पे के मतलब ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर को ही अपन के बोल रहे। तो यू कैन रिमेंबर ओनली इन दिस फॉर्मेट। एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के फॉर्मेट में तुम याद रख सकते हो, और यहाँ पे भी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मेट में अलग से लिखने की जरूरत नहीं। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम at mean position which is same as total energy. मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होगा? एट एक्सट्रीम पोजिशन, वहां पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। अच्छा, ये जो ग्रीन वाला स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये वाला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजिशन विच इज टोटल, ये टोटल के इक्वल भी तभी हो पाएगा ना जब अपन अज्यूम करेंगे दैट पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट मीन पोजिशन, है ना। अगर यू नॉट को अपन 0 मान रहे, तभी मेन पोजीशन पे जो पूरा का पूरा एनर्जी होगा वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। और अगर अपन टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते, टोटल एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आया था, और पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल आया था। तो दोनों को ऐड करने पर ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स कैंसिल हो रहे, एंड टोटल एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट हाफ के स्क्वायर, है ना। इन सारे एक्सप्रेशंस में अपन यू नॉट को 0 अज्यूम कर रहे। अगर वो 0 नहीं होता तो यू नॉट का टर्म भी ऐड हो जाता सब जगह। तो यहाँ पे ग्राफ्स को देखो, ये वाला जो ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है वो ये वाला इक्वेशन फॉलो कर रहा होगा, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होगा। एंड टोटल एनर्जी का जो ग्राफ है, ये टोटल एनर्जी, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होगा बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, राइट। सबको समझ में आया? ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ये तीनों हमें निकलने आनी चाहिए। इसको भी नोट कर लो।
हो गया लिख के? वन मोर टाइम? One more, sir. अच्छा ठीक है. Done, sir. ओके चलो, ये कुछ एग्जांपल्स देखो. ये वाले एग्जांपल में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम ये दिया हुआ है. टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों का एडिशन, ये 27 जूल्स है. और इस इंफॉर्मेशन से हमें फाइंड करना है कि मीन पोजीशन क्या होगा और मैक्सिमम के क्या होगा. मीन पोजीशन कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी की मदद से अपन फोर्स निकाल सकते हैं. फोर्स इज माइनस टीयू बाई डी एक्स, याद है सबको? ये फोर्स का Yes, एक्सप्रेशन yes. आ जाएगा. और मीन पोजीशन मतलब फोर्स जहां पे भी जीरो होगा. तो फोर्स x इक्वल्स टू 1 पे जीरो हो रहा है, दैट मींस x इक्वल्स टू 1 इज द मीन पोजीशन. तो पहले पार्ट का आंसर आ गया. एंड सेकेंड पार्ट, मैक्सिमम के कौन से पोजीशन पे होने वाला है? मैक्सिमम mean के position. भी मीन पोजीशन पे ही होगा. मैक्सिमम के इज एट मीन पोजीशन. बट मुझे बताओ, क्या मैक्सिमम के इज इट ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी? इज इट ऑलवेज ट्रू? No, No, sir. sir. नो. पिछले नोट्स में भी अपन ने क्या कंडीशन डाला था? ओनली व्हेन यूएम इज जीरो, यू नॉट इज जीरो, तभी मैक्सिमम के जो है वो टोटल एनर्जी के इक्वल होगा. बट यहाँ पे क्या यूएम जीरो है मीन पोजीशन पे? इसका आंसर तो नो होगा. हियर एट मीन पोजीशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? Sir, 15 joules. 15. मीन पोजीशन मतलब x इक्वल्स टू 1 पे ये 15 जूल्स होगा. एंड टोटल एनर्जी कितना है? 27 जूल्स. तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे? काइनेटिक प्लस Total पोटेंशियल minus टोटल होगा, तो टोटल माइनस पोटेंशियल कर दो, तो ये 12 जूल्स के इक्वल हो जाएगा. सॉल्व कर लोगे ये खुद से बाद में? Yes, sir. इसको अभी कॉपी मत करो, इसको बाद में सॉल्व कर लो. वैसे ही ये वाला सवाल इसको भी अटेम्प्ट करना, नहीं आएगा तो अपन अगली बार डिस्कस कर लेंगे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एनर्जी ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. देखो हमने ऑलरेडी एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया था, तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल सकते. काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर लिखेंगे एंड वेलोसिटी इटसेल्फ इज a ओमेगा cos ओमेगा t. तो काइनेटिक एनर्जी हाफ, अच्छा ये k के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, इसी फॉर्मेट में याद रखो. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t. एंड सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी ये हाफ kx स्क्वायर होगा, अज्यूमिंग यू नॉट टू बी जीरो. तो ये हाफ k a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, या फिर इसको मैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी ऐसे लिख सकता. तो इन सारे इक्वेशंस में अपन एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल रहे, और इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के टर्म्स ऐड होके 1 बन जाएंगे, तो खाली हाफ k स्क्वायर आ जाएगा टोटल एनर्जी. इन ऑल दिस इक्वेशंस वी आर अज्यूमिंग दैट अगेन u नॉट इज जीरो. इनके ग्राफ्स कैसे होंगे? अगर यहाँ पे अपन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देख रहे, पिछले थियोरी में अपन ने एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन देखा था, दोनों में फर्क है. यहाँ पे जो ग्राफ था दैट वाज एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, और यहाँ पे जो अपन ग्राफ देख रहे हैं एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो यहाँ पे भी कितने टाइप के एनर्जीज होंगे?
तीन टाइप्स। काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो कॉस स्क्वायर के अकॉर्डिंग वो वेरी कर रहा है। कॉस स्क्वायर ग्राफ मतलब ऐसा, जो ग्राफ नीचे जा रहा था वो भी अभी ऊपर ही रहेगा, राइट, क्योंकि स्क्वायर हो गया। तो सब देख पा रहे हो, दिस इज द एनर्जी। ये कौन सा एनर्जी का ग्राफ प्लॉट किया मैंने? Kinetic. Kinetic. काइनेटिक एनर्जी। मैंने एक टाइम पीरियड के लिए प्लॉट कर दिया इसको, एक साइकिल के लिए। काइनेटिक एनर्जी को येलो कलर से अपन मार्क कर देते। पोटेंशियल एनर्जी किसके अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है? साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर का जो ग्राफ है वो ऐसा होगा। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट्स ले लेते हैं ये वाले, ताकि प्लॉटिंग करना आसान हो जाए। ये वाला जो पॉइंट है वो हाफ के ए स्क्वायर के इक्वल। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये ग्राफ होगा। जब के ई मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, और जब के ई मिनिमम है तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। फॉलो कर रहे हो सब लोग? ये ग्राफ आ गया पोटेंशियल एनर्जी का। Yes, sir. इसको अलग कलर दे देते। एंड टोटल एनर्जी का ग्राफ कैसा होगा? कांस्टेंट है वो, दोनों को ऐड करने पर तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। ये टोटल एनर्जी होगा, स्ट्रेट लाइन, है ना? Yes, sir. एक और चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मुझे बताओ, ये सिंगल टाइम पीरियड है टी। एसएचएम का ओरिजिनल टाइम पीरियड मैं टी मान रहा हूँ। तो मुझे बताओ एनर्जी का जो ग्राफ है वो कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहा है? ट्राई टू ऑब्जर्व ब्लू ग्राफ और देखो कि वो कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहा है। ये t/2 है, तो तुम देख पा रहे हो ब्लू वाला जो ग्राफ है वो t/2 के बाद वापस रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स अगर ओरिजिनल एसएचएम का अगर टाइम पीरियड टी है तो एनर्जीज का टाइम पीरियड क्या होगा? T/2. एनर्जीज का टाइम पीरियड t/2 होगा। या फिर मैं अगर तुमसे ये कहूँ कि ओरिजिनल एसएचएम का फ्रीक्वेंसी अगर f है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है? फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड। तो एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स f। ये फॉलो कर रहे हो सब लोग? Yes. Yes, sir. तो ये सारे पॉइंट्स नोट कर लो।
Done, sir. ऑलराइट, वेट सर, लिख लो। लिख के हो जाए तो बता देना मुझे। नहीं सर। ओके, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। किसी भी चीज का अपन एवरेज कैसे निकालते? फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने तुमसे एवरेज वेलोसिटी पूछा होता, एवरेज वेलोसिटी के बारे में क्या पता है तुम्हें? क्या फॉर्मूला पता है? Total displacement by total time. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट को अपन इंटीग्रेशन ऑफ v dt लिख सकते, एंड टोटल टाइम मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dt, है ना? तो किसी भी चीज का अगर मुझे एवरेज चाहिए, एवरेज ऑफ एनीथिंग विल बी इक्वल्स टू उस एनीथिंग का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपॉन टोटल टाइम, राइट? इसको अपन एवरेज बोल सकते हैं। वैसे ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवर अ सिंगल टाइम पीरियड, ये किसके इक्वल होगा? इंटीग्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपॉन टोटल टाइम, लिमिट फ्रॉम 0 टू t, 0 टू 1 टाइम पीरियड। और काइनेटिक एनर्जी हाफ k a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव के इक्वल था, और डिनोमिनेटर में तो t आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन इज t। और cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लो। cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए इसको हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर सकते, ये तुमने किया होगा ना मैथ्स में, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन 2। कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लो, के ए स्क्वायर अपॉन 2t, इसको बाहर ले लो, तो ये वाला 2 भी बाहर आके इसको 4 बना देगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 मतलब t, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन 2 ओमेगा। इंटीग्रेशन से कंफर्टेबल हो सब लोग ये स्टेप से? लिमिट 0 से t, तो लिमिट्स पुट करने के बाद जो पहला टर्म है, पहला टर्म स्मॉल t, वो कैपिटल T बन जाएगा। एंड सेकेंड टर्म साइन 2 ओमेगा टी, अगर मैं यहाँ पे ओमेगा कैपिटल T डालूंगा तो ओमेगा कैपिटल T इज 2 पाई, और बाहर एक और 2 बैठा हुआ है तो इसको 4 पाई बना देगा, प्लस 2 फाइव, और लोअर लिमिट डालने पर ये साइन ऑफ 2 फाइव बचेगा सिर्फ। तो जो सेकेंड सर वो टर्म है, 4 पाई। हाँ देख मैं बता रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ 4 पाई कैसे आया। इसमें जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो साइन ऑफ 2 ओमेगा कैपिटल T प्लस 5 आ जाएगा, और लोअर लिमिट पुट करने पर क्या मिलेगा? सिर्फ साइन ऑफ 2 फाइव, है ना? यस तो सर। ओमेगा टाइम्स कैपिटल T तो 2 पाई होता है ना, ओमेगा इज 2 पाई अपॉन कैपिटल T, तो दैट मीन्स ओमेगा टाइम्स कैपिटल T इज 2 पाई, तो ये 2 पाई इंटू 2 4 पाई बन जाएगा, एंड यस 2 इंटू 5 प्लस 2 फाइव, और यहाँ पे माइनस साइन 2 फाइव, तो साइन ऑफ 4 पाई प्लस 2 फाइव भी साइन ऑफ 2 फाइव के इक्वल होगा, माइनस साइन ऑफ 2 फाइव, तो ये टर्म्स तो 0 के इक्वल आ जाएंगे, है ना? तो सेकेंड टर्म जो है ये वाला टर्म, ये 0 के इक्वल है, तो बचा खाली पहला टर्म t, ये नीचे वाले t से कैंसिल हो जाएगा, एंड आंसर खाली 1/4 k स्क्वायर आ जाएगा। समझा सबको? ये अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको एक बार तुम खुद से डिराइव करना नोट्स कंप्लीट करते समय, इसके लिए एक पेज छोड़ दो। और जिस तरीके से एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिराइव किया, वैसे ही एवरेज पोटेंशियल एनर्जी भी 1/4 k स्क्वायर ही आ जाएगा, सेम लॉजिक से, राइट? तो इसको अपन जनरलाइज कर सकते हैं, ये आगे भी तुम्हें काम आएगा आगे के टॉपिक्स में। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 या फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5,
इसको अगर तुम एक टाइम पीरियड के लिमिट्स में इंटीग्रेट करते हो तो आंसर t/2 होगा, वेर ओमेगा इज 2π/t या फिर t इज 2π/ω। इसको तुम एज अ जनरल रिजल्ट याद रख सकते हो। ओके, तो ये एक्सप्रेशन भी डिराइव कर लेना। पोटेंशियल एनर्जी का भी जो एवरेज वैल्यू है वो k²/4 या फिर m⍵²a²/4। k को अपन m⍵² लिख सकते हैं। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स, ये भी खुद से ट्राई करना। अच्छा, ये वाला एग्जांपल अपन देख लेते हैं, ये शायद अलग टाइप का एग्जांपल है, ये शायद तुम खुद से नहीं कर पाओगे। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, फोर्स इज -c sin of cx, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि मीन पोजीशन कहाँ पे होगा। मीन पोजीशन पे क्या होता है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इज 0, और 4 0 मतलब x इक्वल्स टू 0 पे 0 होगा ना, x इक्वल्स टू 0 इज द मीन पोजीशन। अभी टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालने के लिए अपन पार्टिकल को एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे। मान लो पार्टिकल को मैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस कर रहा हूँ। ये जो एक्सप्रेशन है मेरे पास, इस एक्सप्रेशन के दोनों साइड अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई करता हूँ, डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ, तो डी ऑफ एफ विल बी माइनस ऑफ सी बाहर कांस्टेंट ले लो, डी ऑफ साइन सी एक्स, ये हो जाएगा। डी ऑफ साइन सी एक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मुझे बताओ। डी ऑफ साइन सी एक्स के बजाय अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन सी एक्स होता तो इसका आंसर क्या होता, C cos CX. सी कॉस सी एक्स, है ना, ये तो आसान है। तो डी ऑफ साइन सी एक्स को कहना है दिस विल बी सी कॉस सी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, ये बोल सकते हैं इसको। Yes, sir. तो यहाँ पे माइनस सी कॉस सी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। दैट मीन्स जब मैं पार्टिकल को dx से डिस्प्लेस कर रहा हूँ, dx अमाउंट से डिस्प्लेस कर रहा हूँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट हो रहा है वो माइनस सी कॉस सी एक्स टाइम्स dx हो रहा है। और माइनस साइन क्या इंप्लाई कर रहा है, ये फोर्स dx के डायरेक्शन में है या फिर उसके ऑपोजिट, Opposite. Opposite. उसके ऑपोजिट। दैट मीन्स इज माइनस साइन इज इंप्लाइंग दैट df इज ऑपोजिट टू dx, ऑपोजिट टू dx मतलब टूवर्ड्स मीन पोजीशन, राइट। एसएचएम में ऐसा ही होता है। और इस df को मैं मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं। और इसको अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं तो तुम देख पा रहे हो एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी सम नेगेटिव नंबर टाइम्स dx। मुझे बताओ ये सारे जो डिस्प्लेसमेंट्स है, ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है, वो कौन से x के नियर बाय हो रहा है, मीन पोजीशन Equal to 0. x इक्वल्स टू 0 के नियर बाय हो रहा है ना। तो x की वैल्यू में अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 0 पुट कर सकता हूँ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत ही स्मॉल दिया हुआ है फॉर वेरी स्मॉल ऑसिलेशन। तो पूरे ऑसिलेशन के दौरान x लगभग 0 के इक्वल होगा। तो कॉज ऑफ 0 क्या बन जाएगा, 1. 1। One. तो एक्सेलरेशन माइनस सी बाई एम टाइम्स dx आ जाएगा। और इसको मैं अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर सकता हूँ। तो मुझे बताओ यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, c बाई एम। By M. दैट मीन्स ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ c बाई एम। और टाइम पीरियड को अपन क्या लिखते हैं, 2π/ओमेगा। Capital. Omega. तो 2π डिवाइड बाय ओमेगा मतलब अंडर रूट ऑफ m बाई सी, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक चीज शायद अपन मिस कर रहे हैं, सी स्क्वायर होगा ना इधर सब जगह, एक सी पहले से था तो यहाँ पे सब जगह सी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। Yes. तो सी स्क्वायर अगर आ रहा है तो सी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 2π/c अंडर रूट ऑफ m, ये आंसर होगा। समझा सबको ये सवाल, इसको भी बाद में खुद से ट्राई कर लेना। और ये कुछ क्वेश्चन सेट्स
क्वेश्चन सेट 5 में टोटल 10 क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अपन नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय सर। Bye. Bye, sir.